बेटा एक काम कर लीजिए, होगी रात को क्लास होगी बेटा, क्लास होगी। क्लास क्यों नहीं होगी? जी गुरुजी। आप लोग एक काम करिए बेटा, जितने लोग हो ना सारे लोग पहले तो म्यूट कर लो। बस हमको और सर को म्यूट ऑफ में रहने दो, सारे लोग म्यूट कर लो। तो क्या होगा कि हम लोगों का जो वॉइस है ब्रेक नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपको हमारी बातें सुनाई देगी, ताकि बैकग्राउंड नॉइज से कुछ इको ना हो। ठीक है बेटा। अब देखो, जो मैं कह रहा था कि हम लोगों का जो सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है, सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या? आईबीपीएस एक अलग संस्थान था, रेलवे एक अलग संस्थान था, एसएससी एक अलग संस्थान था, राइट? अब ये तीनों संस्थान क्या करते थे? पूरा साल नोटिफिकेशन निकालते थे अलग अलग टाइम पे, पूरा साल हम लोगों का पेपर होता था। और हेलो सर। राहुल बेटा पहले सुन लो सारी चीजें। हाँ क्या कह रहे हो बताओ, कुछ जरूरी बात? सर अभी स्टार्ट हुआ? हाँ जी अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो मैं कह रहा था, सुपर्णा बेटा म्यूट रखो बच्चा, हम म्यूट कर रहे हैं आपको, म्यूट रहो, जब बात करना होगा तो अनम्यूट हो जाना, अभी म्यूट रहने दो। अभी जूम का क्या है कि काफी बच्चों को जूम यूज करना नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इशू आएगा, ठीक है? तो हम लोग सब थोड़ा सा कंपनसेट करेंगे, आइडिया को समझेंगे। तो बेटा जो मैं कह रहा था आपको कि आईबीपीएस का एग्जाम लेने का तरीका अलग है, इंडियन रेलवेज का एग्जाम लेने का तरीका अलग है, एसएससी का एग्जाम लेने का तरीका अलग है। तो किया क्या गया है, इन तीनों को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस होता था, जो प्रीलिम्स वाला प्रोसेस होता था, वो प्रीलिम्स वाले प्रोसेस को उन लोग, प्लीज सर ऐड कर लो। ओके ओके ठीक है बेटा, हम ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों को बच्चा जो चीज करना है यहाँ पे, कि हम लोगों को सीईटी से पहला बार डरना तो नहीं है। आप देखो हमने टाइटल क्या दे रखा है, सीईटी ब्लेसिंग और चैलेंज। तो आप इसको ब्लेसिंग की तरह देखते हो कि हम लोग को क्या एक आशीर्वाद मिल गया या चैलेंज मिल गया? तो आप एक चीज जान लीजिए बच्चा, कि जब भी कोई बदलाव आता है ना, तो बदलाव के टाइम पे जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा उनको सफर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से हम लोग चीजों को करते आ रहे थे, और अभी क्या है कि अचानक से फॉर्मेशन चेंज होगा। तो ये करने के जो सरकार ने डिसीजन लिया है, इसके दोनों पहलू हैं। कुछ पॉइंट्स में ये बहुत ही बेहतर है, कुछ पॉइंट्स में इसमें बहुत सारी कुछ समस्याएं जैसी लग सकती है। गौतम सर आपका क्या कहना है इसमें? देखो सबसे पहले तो ना बच्चों को एक चीज समझा दीजिए आप, कि गवर्नमेंट को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एग्जैक्टली आप बताएं सर। हमारे लिए सीईटी जो है वो, देखिए भाई क्या है ना कि एक्चुअली अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, राइट, तो गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 का जो बजट आया था, लास्ट टाइम बजट जो आपका फरवरी में आया था, उस फरवरी वाले बजट में ही इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को विधायक प्रस्ताव में ला दिया था। ठीक है, मीनवाइल टू से कहने का यह है कि गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि हमारे देश के जो करोड़ों बेरोजगार बच्चे जो गांव में एकदम इंटीरियर में रहते हैं, ठीक है, एकदम इंटीरियर में, जिनके पास ये तक सुविधा नहीं होती है कि बस पकड़ के ट्रैवल करते हैं। ठीक है, प्लीज म्यूट एवरीवन। भाई आप सभी लोग एक बार म्यूट कर दो, तो क्या है ना, ये जो इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की गई है वो आपको शेयर कर देंगे हम लोग का टास्क बेटा सिर्फ इतना ही है, जितनी इंफॉर्मेशन सीईटी के बारे में है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दे। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपने आप को म्यूट रखो, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने का, अनटिल अनलेस आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है सेशन को खत्म नहीं करेंगे, डोंट यू वरी, राइट। तो देखो गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए ये स्कीम लाया, ये तो फरवरी 2020 में ही हो गया था। ठीक, 2022 2021 से अब जितनी वैकेंसीज 2021 से आएंगी, वो सारी की सारी वैकेंसी का एक तरीके से ठेकेदार आप समझ लीजिए, दैट इज अ एनआरए। ये एनआरए है। गवर्नमेंट ने एनआरए क्यों बनाया, गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉफिट है, गवर्नमेंट की प्रॉफिट सुन लीजिए। देखो यहां गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है वो स्टूडेंट के फेवर में ही है। आप पूछेंगे सर स्टूडेंट के फेवर में कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो
मान लो अगर जनवरी में, कोई भी साल ले लो, कोई भी वर्ष ले लो, जनवरी में अगर कोई बच्चा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म फिलअप करता था, वो उसका एग्जाम 3 महीने बाद देता था। मेरी बात ध्यान से समझना, 3 महीने बाद वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दे रहा है, उसी में स्टाफ दिया या ग्रुप डी का कुछ निकाल दिया या ग्रुप सी का निकाल दिया, या फिर बैंकिंग ने, आईबीपीएस ने कोई अलग से अपनी पीओ का, क्लर्क का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, मैनेजमेंट ट्रेनी का, अगर ये सारी वैकेंसीज को निकाल दिया तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि इतने स्टूडेंटों का सेंटर अलॉटमेंट, उसका खर्चा, राइट, उसके बाद जो शहरों में, अलग अलग शहरों में भीड़ भड़ाके इकट्ठा होते थे, वो सारी प्रॉब्लम, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया है। ये एक तरीके से अब तुम्हारे जितने भी एग्जाम्स होते थे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, बहुत फोकस देके बोल रहा हूं, बैंकिंग, क्या इन्हीं तीनों एग्जाम का सीईटी कराया जाएगा या कुछ और भी एग्जाम होंगे? तो मैं आपको जरा बजट का एक बात और बता देता हूं जो 2020 के बजट में था। अभी स्टार्टिंग में फिलहाल ये एनआरए जो आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सेंट्रल बॉडी है, पहली बात समझ लीजिए, दिस इज नॉट अ स्टेट बॉडी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या राज्य का कोई संस्था है या केंद्र की संस्था है? तो ये केंद्र की संस्था है बेटा, याद रखिएगा एनआरए। इस केंद्र की संस्था को ये भी ठेका दिया गया है कि आगे अगर सीईटी अच्छी तरीके से 3 साल तक परफॉर्म करता रह गया तो स्टेट लेवल को भी एक अधिकार दे दिया जाएगा कि आप अपने यहां एक संस्था का गठन करके जितने भी मिसलिनियस एग्जाम होते हैं, जैसे पटवारी हो गया, स्टेट लेवल पे निकलता है, यूपी पुलिस हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, सिंचाई विभाग में कर्मचारी की नौकरी हो गई, जल विभाग में कर्मचारी की नौकरी, पीडब्ल्यूडी में ऑफिस, मतलब जितना भी स्टेट का रिक्रूटमेंट था वो भी सब अब इसके अंदर आने वाला है। लेकिन अभी ये सरकार का एक टेस्टिंग है और ये सजेशन दिया किसने है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। आप इनको ध्यान से देख लीजिए, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सी चंद्रमौली ने एक सजेशन दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि हमें देश के स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा एक गठन करना चाहिए जिससे बच्चे ज्यादा परेशान ना हो। तो बेटा एनआरए हमारा अब एग्जाम कंडक्ट कराएगा। सबसे पहली बात, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, मैं फिर फोकस दे रहा हूं, अभी केवल 3 एग्जाम, 3 एजेंसी, 3 संस्थाओं का एग्जाम ही केवल सीईटी के अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आगे आपको विशाल सर ये बताएंगे सीईटी अगर होगा, सीईटी अगर होगा तो इससे गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट है, गवर्नमेंट के साथ साथ स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट है। भाई एनआरए तो गवर्नमेंट के लिए पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल थिंग है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, इसीलिए आप जानते हैं 1517 करोड़ रुपए, 15-17 करोड़ रुपए सरकार ने इस संस्था को दिया है 3 साल के लिए। 3 साल बेटा, फोकस करो, 3 साल मतलब अब आप एक बार एग्जाम दोगे, 100 में से तुम्हारे अगर 90 नंबर आ गए तो तुमको फिर कहीं किसी भी फिर से प्रीलिम्स की लाइन में नहीं खड़ा होना है। ये मजेदार चीज जानते हो किसके लिए है? ये मजेदार चीज है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, बहुत मजेदार है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, बैंकिंग का बच्चा जब प्रीलिम्स देने जाता था तो मैक्सिमम फेल होता था, मैक्सिमम। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंपैरिजन में अगर आप बैंकिंग का पेपर देखोगे तो बेटा उसको एक टफ लेवल माना जाता है, बहुत टफ लेवल है। लेकिन बैंकिंग के कंपैरिजन में अगर एसएससी का पेपर आप देखोगे तो एसएससी का पेपर थोड़ा लेंदी माना जाता था, बहुत वास्ट सिलेबस उसका था। तो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनको प्रीलिम्स में फेल होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हो सकता है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो इतना साधारण होगा, इतना साधारण होगा। इसके 2 फैक्ट्स बन सकते हैं बेटा, याद रखना, या तो बहुत ही साधारण हुआ, बहुत ही साधारण हुआ तो बेटा बैंकिंग और एसएससी दोनों का बच्चा निकालेगा, और अगर कहीं बैंकिंग के लेवल पर बन गया प्रीलिम्स का टेस्ट, बैंकिंग के लेवल पे अगर सीईटी बन गया
तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले बच्चे को पूरा बैंकिंग का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब सरकार अब आपसे पूरी तरीके से एक कॉम्पिटिटिव जज्बा मांग रही है, ठीक है, आप उन्हें दीजिए। बैंकिंग का बच्चा एसएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ता है, और एसएससी का बच्चा बैंकिंग में पजल नहीं पढ़ता है, बहुत ज्यादा डेप्थ का डीआई का क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का करंट नहीं निकालता है, बहुत ज्यादा जनरल अवेयरेंस पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन बैंकिंग का बच्चा जनरल अवेयरेंस पे तो ध्यान बहुत देता है, क्योंकि उसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, के क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा कोमल बताओ, व्हाट यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाहती हो? वो सर अनम्यूट हो गया था मेरे हिसाब से, वो गलती से हो गया। सर इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मुझे लग रहा है सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये 3 फील्ड्स हैं, वीपीएस, बैंकिंग, रेलवे, ये तीनों फील्ड्स को मिला करके एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सारे बच्चों के दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि सर सिलेबस क्या होगा। राइट, बहुत सारे अच्छा बच्चे के दिमाग में एक ही सवाल है, सिलेबस क्या होगा। हम लोग क्या एसएससी पैटर्न में पढ़ना शुरू करें कि रेलवे पैटर्न में पढ़े कि आईबीपीएस के पैटर्न में पढ़े? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो हम लोगों को एक बात तो जैसा सर ने कहा, बिल्कुल सटीक कहा सर ने, कि ये सीईटी का जो पेपर है बेटा, ये प्रीलिम्स का पेपर है। तो प्रीलिम्स के पेपर में हम लोगों को बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और इसमें हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, गौतम सर के पॉइंट के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि केवल और केवल किसी एक एग्जाम के ऊपर फोकस करके ये लोग आपका सिलेबस नहीं डिजाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि जो केवल बैंकिंग का बच्चा है वो ये नहीं पढ़ता, जैसा सर ने बताया, इसका बच्चा ये नहीं पढ़ता है, रेलवे के बच्चे का एग्जाम का पैटर्न अलग है। अभी इन लोगों का जो सिलेबस का गठन होगा, तो जैसे ही उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। अब सीईटी के बारे में जो मेन आपको बताना चाहता था मैं, जैसा सर ने भी कहा, एक कॉमन प्रिलिमिनरी बेसिस होगा जो अपना प्रीलिम्स का पेपर होता था फॉर बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए। अब देखिए आपके दिमाग में जैसा सर ने पूछा कि स्टेट लेवल क्या अभी नहीं है, हाँ जी अभी नहीं है, लेकिन इस सीईटी के ऊपर ये जो हमारा जो एजेंसी है एनआरए के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ये लोग प्रॉपर तरीके से इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में सक्षम होते हैं तो बेटा आने वाले टाइम में जो आपका प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी हम लोगों को विदाउट सीईटी एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि आप बीटेक वाले करते हो या एमबीए वाला होता है ना, टीसीएस में जॉब कर रहा है, इन्फोसिस में कर रहा है या फिर कहीं बाहर जा रहा है। आप लोग को पता है जीआरई का एग्जाम, जीआरई के एग्जाम में क्या होता है, एग्जैक्टली जीआरई के एग्जाम के जैसा ये एग्जाम होगा कि आपको सबसे पहले जो हम लोग एक प्री का पेपर देते थे, जैसे मान लो बहुत बच्चों ने एसबीआई क्लर्क का प्री दिया, बोला सर उसका मेंस हुआ नहीं, प्री का रिजल्ट नहीं आया, तो इस एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि आपको मिलेगा आपका इंस्टेंट स्कोर। दिस इज द वेरी बिग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, कि आप जैसे ही पेपर सबमिट किया, ऑनलाइन टेस्ट में होता है ना, घर पे जब ऐप में देते हैं हम लोग, गणित तंत्र का भी ऐप है आप लोग के पास, कि ऑनलाइन टेस्ट देते हो, साथ ही साथ बताता है इतना सही इतना गलत इतना नंबर। यही चीज आप लोगों को इस पेपर में होने वाला है। और दूसरी बात कि ये पेपर साल में 2 बार होगा, ट्वाइस इन अ ईयर, और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप कितनी बार पेपर दे रहे हो। बिकॉज हो सकता है कि अभी हमने तैयारी की बट एग्जाम वाले दिन किसी कारणवश मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा तबीयत खराब है, या हम जैसा सोच के गए थे वैसा मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरा नंबर खराब हो गया। तो आज तक बेटा अब अगर आप कोई एक एग्जाम पे फोकस करते थे तो क्या होता था कि आपका वो पर्टिकुलर एग्जाम खराब, मतलब आपका साल बर्बाद, ये चीज होता था। तो सीईटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आने वाले टाइम में अगर आप अच्छे तरीके से एक बार नहीं दे पाते हो तो 6 महीने तैयारी करो भैया जम के, और अगले वाले में आप लेकर के आओ सबसे ज्यादा नंबर। जो पिछले वाले में मान लो हमको 200 में मिला 130, अगले वाले में हम टारगेट करेंगे कि नहीं मेरे को 160 लाना है, और उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके लिए एक नहीं कई अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। ये जो एजेंसीज है, बैंकिंग का एग्जाम करवाने वाला, एसएससी वाला, रेलवे वाला, ये लोग क्या करेगा, जो बच्चे उस क्रीमी लेयर के ऊपर होंगे वो उन लोगों की लिस्ट डिक्लेयर करेगा कि हाँ जिसका नंबर इसके ऊपर है वो सारे बच्चे मेंस लिखने आ जाइए। तो अभी आप एक चीज जान लो
कि ये जो मेरा जो भी पैटर्न में चेंज आएगा या जो भी सिलेबस बनेगा, एक जनरल पेपर होता है ना, जनरल पेपर, तो एकदम जनरल पेपर की तरह हम लोगों का एग्जाम होगा। और मेंस तो बेटा अभी जैसा कैटेगरी वाइज होता है, बैंकिंग का जैसा मेंस होता है, सीजीएल का जैसा होता है, रेलवे का जैसा होता है, वो सारे एग्जाम्स में कोई अलग बात नहीं है। और ये सारी की सारी चीजें अप्लाई कब से हो रही हैं? 2021 से। अब 2021 के कौन से महीने? मार्च में कहा गया है सरकार के तरफ से कि आप लोग पहला सीईटी कराइए। बट हम लोग सब जानते हैं क्या कि अभी कोरोना की जो महामारी है बेटा, उसके वजह से क्या है कि सारा कुछ पीछे चल रहा है। सीएचएसएल का प्रीलिम्स चलते चलते बंद हो गया। एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन 15 सितंबर में निकलने की बात थी, बट क्या आपको लगता है कि अभी वो निकलेगा? अभी उसका निकलने का चांसेस बहुत रेयर है। तो यहाँ पे एक और सवाल दिमाग में आता है कि सर अगर 2020 में नहीं निकला तो 2021 में निकला तो क्या एसएससी 2020 किस पे होगा? हम लोग जो पढ़ रहे थे उस बेसिस पे, या फिर जो हम लोग का सीईटी का पैटर्न आ रहा है उस बेसिस पे? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि 2020 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे आपके करंट पैटर्न पे ही होंगे। तो आपके लिए मेरा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सजेशन है, अगर आप लोग को अच्छा लगे कि बेटा ये जो साल 2020 है ना, ये 2020 साल हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा तकलीफ दे चुका है, ठीक है? तो हम लोगों को अगर इस सीईटी के झमेले में नहीं पड़ना है तो हम लोग कोशिश करें कि 2020 में अपना 100% लगाएं और जो भी हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेक्शन लेके हम लोग निकल लें। तब तो आपको कोई झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, लेकिन कोई बंदा अभी तैयारी शुरू किया तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसको सीईटी के फेस से जाना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस हम लोगों को सीईटी पे थोड़ा सा एम्फेसिस देना होगा। अब इसकी सबसे खास बात क्या मालूम? कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल जो है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग सीईटी होगा साल में 2 बार, हायर सेकेंडरी के लिए अलग सीईटी होगा साल में 2 बार, और मेट्रिकुलेशन यानी क्लास 10 के लिए जैसे एमटीएस एलडीसी टाइप के जॉब्स हो गए उनके लिए अलग होगा 2 बार। यानी कि एक साल में इकट्ठे देखा जाए तो 6 सीईटी होगा। तो आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज आपको प्री डिसाइड कर लेना है कि अभी देखो आप लोग ऐसा करते ही हो ना कि जो बच्चा सीजीएल दे रहा है, मान लो सीजीएल में नहीं हुआ, आरआरबीपीओ का फॉर्म निकला, भर दिया उसको, या फिर जो बैंकिंग का बच्चा है वो एसएससी का फॉर्म भर दिया। करते हो कि नहीं बताओ? ये सब हम लोग करते हैं, राइट? तो अब क्या है कि अब आपको अलग अलग प्री क्वालिफाई नहीं करना है। जितने बार फॉर्म फिलअप करो उतने बार पैसा करो। जनरल वाला तो बेचारा फांसी लगा लेगा सुशांत सिंह राजपूत के जैसे कि 850 रुपए 650 रुपए फीस देना है हम लोगों को। तो हर बार इतनी सारी फीस देने का झंझट, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स में जाना, कभी कभी मान लो कि जिस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है आप वहां से फॉर्म फिलअप कर दिए तो वहां जाके एग्जाम दो, बार बार आपको फॉर्म फिलअप करने में कुछ गलती हो गई तो रेक्टिफिकेशन करने के पीछे दौड़ो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक सिंगल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ही हम लोगों को पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है? अब सरकार ने ये वादा किया है कि हर साल वो 1.25 लाख वैकेंसीज निकालेंगे सीईटी के मद्देनजर रखते हुए। तो ये भाई सरकारी आंकड़ा है, ये ऊपर नीचे भी जा सकता है, बट 1.25 लाख वैकेंसीज आने के हाई चांसेस है। एग्जाम हम लोगों का साल में 2 बार होगा। अब जैसे इन लोग कह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम करवाना है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि एसएससी सीजीएल 2020 का जो पेपर है प्रीलिम्स का, वो मार्च के पहले हो जाए। तो जब मार्च में अगर इन लोग प्लान किए हैं, मान लो कि अगर वैक्सीन वगैरह आ गया तो मार्च ना सही अप्रैल में जून अगले साल के एग्जाम्स में हम लोगों का ये वाला चीज होना ही होना है। और सबसे खास बात यह है कि हम लोगों को एग्जाम देने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। हर एक सेंटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर होगा। एट प्रेजेंट जो बोला गया है, एट प्रेजेंट सरकार ने कहा है कि वो 1000 सेंटर्स तो अप्लाई कराएंगे इंस्टेंट। आगे जाकर के ये सेंटर्स और बढ़ेंगे, बट 1000 सेंटर्स अभी 1000 डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट करने की बात चल चुकी है ऑलरेडी। अब एनआरए को क्या जिम्मेदारी दी गई है? एनआरए को जिम्मेदारी दी गई है कि आप भैया आईबीपीएस वाले, एसएससी वाले और रेलवे वाले, इन तीनों को आप जोड़िए, मिलिए एक जगह पे, मिल करके आप सिलेबस डिसाइड करिए कि क्या सिलेबस होगा। तो बेटा सिलेबस के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, परेशान मत हो, ये मेरा दावा है, मैं आज बोल रहा हूं, इसका पेपर का लेवल बहुत इजी रहेगा। सारा का सारा गेम कहाँ रहेगा मालूम है? स्कोर कार्ड पे।
कि जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन से एग्जाम्स लिख सकता है, और वो स्कोर की वैलिडिटी 3 साल है। ठीक है, स्कोर की वैलिडिटी 3 साल है। तो हम लोग को क्या है कि हर बार अलग अलग एग्जाम्स के प्रीलिम्स के लिए पढ़ना नहीं है। हम लोगों ने एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अब जो भी अपना टारगेट है कि हाँ भाई हमारा टारगेट था इतना नंबर लाने का, प्रीलिम्स में हम ले आए, अगर आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड हो, गुड एनफ, आप मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दो। आज नहीं हो, 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, ये निकल करके आएगा और हम लोग का एग्जाम जो है वो चीज हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड के बेसिस पे। अब इससे एक और चीज है, एसएससी जो एग्जाम करवाता था, एसएससी क्या करता था, प्री ले लिया, मेंस ले लिया, टायर 3 ले लिया, ज्वाइनिंग लटका के रखा, 3-3 साल बच्चे वेट करते हैं। आप लोग के पहचान में भी होंगे कोई सीनियर्स, या आप में से भी कोई हो सकता है जो अभी तक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो इन लोग क्यों लेट करते थे बेटा? क्योंकि प्रीलिम्स में लाखों लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, तो लाखों लाख बच्चों का एग्जाम करवाना, वो पूरा सेटअप, वो पूरा मैनेजमेंट, उसके बाद फिर मेंस करवाना। तो एनआरए ने क्या किया ना, इनसे एक बर्डन शेयर कर लिया कि भैया चलो प्री का झंझट तुमको नहीं लेना है, हम तुमको सबसे क्रीमी लेयर बच्चे आप लोग को ला करके देंगे, वो क्रीमी लेयर बच्चों को आप सिर्फ मेंस करवाइए और करा करके आप जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करवाइए। तो इससे क्या होगा मालूम है, ये जो एजेंसी अभी प्रेजेंट में है ना, आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, बिकॉज ये सेंट्रल अप्रूव प्रोजेक्ट है। अब मान लो कि प्रीलिम्स का पेपर हो गया, ये लोग मेंस करा के जल्दी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं या जल्दी इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, तो इन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और एक चीज है बेटा कि इसमें जहां तक चांसेस है, अब देखो एक बच्चा, हम लोग को कल ही मुझे एक ने मैसेज पूछा कि सर अगर हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर रहेगा तो वहां पे चीटिंग तो हो सकता है सर। जब एसएससी के सेंटर में चीटिंग हो रहा है, बैंकिंग में हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट में है। अब मान लो कोई गांव डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे एक वैकेंसी एग्जाम सेंटर उन्होंने बना लिया, वहां पे इन्होंने किताब खोल के एग्जाम दिलवा दिया, तो क्या होगा? तो बेटा ये चिंता जितना आपको है, जितना हमको है, उतना ही चिंता सरकार को भी है। तो सरकार 110% एक ऐसा टीम डिसाइड करेगी जो उन जैसे रूरल सेंटर्स पे जाकर के एग्जाम कंडक्ट करवाए, और उससे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे अगर चीटिंग हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा, ये जो लास्ट पॉइंट हमने लिख रखा है, टेस्ट इन 14 लैंग्वेजेस, 14 अलग अलग भाषाओं में एग्जाम होने वाला है। बहुत बच्चे ऐसे करते थे ना कि सर हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम है, बंगाली में होता तो कर लेते, या फिर मराठी में होता तो कर लेते। तो बेटा ये प्री का पेपर जो है ये 14 लैंग्वेजेस में होगा। हाँ, जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में अभी तक का जो अपडेट है कि केवल हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा, बट यू नेवर नो, अगर एनआरए प्री के साथ साथ, मान लो कि सरकार ने एनआरए एजेंसी को जिम्मेदारी दी कि भैया तुम ये काम करो, अगर उन लोगों ने ठीक तरीके से परफॉर्म किया, अगर उन लोगों ने सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करके ढंग से रिजल्ट निकाला, तो इट माइट हैपन कि मेंस में भी उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, एक सर्टेन पार्ट शेयर किया जाए कि आप भी एजेंसी के साथ मिल करके एग्जाम को कंडक्ट करवाइए और रिजल्ट को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करवाने का कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे हम लोग को ये बेनिफिट होगा कि हम लोगों का जो इंतजार रहता था कि पता नहीं यार लास्ट ईयर तो दिया है, इतना अच्छा एग्जाम गया, होगा कि नहीं, इस साल पढ़े कि नहीं पढ़े, जो हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं बेटा, वो कंफ्यूजन वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोगों का इस पे डालना, सीईटी को एक पॉजिटिव वे में लेना है। हम लोगों को सीईटी को क्या करना है, हम लोग को सीईटी को एक चैलेंज के नहीं, एक ब्लेसिंग की तरफ पे लेना है कि हाँ भाई मेरे को मौका मिल रहा है, सिलेबस जो मेरे लिए रहेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए वही रहेगा। अगर हिंदुस्तान के बच्चे कंपीट कर सकते हैं तो भाई मैं भी कर सकता हूँ, और हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स अगर गौतम सर ऐड करना चाहे तो सर ऐड कर लीजिए। आप कुछ कहना है सर आपको? बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चों ने कई मुझे मैसेज भी डाले, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा ये कि गवर्नमेंट ने जो ये एनआरए ले आया और ये जो कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को ले आ रहे हैं, हाँ जी सर, जैसे डीआरडीओ एक संस्था है ना, डीआरडीओ संस्था भी क्या इसके अंतर्गत आएगी, सीईटी के अंतर्गत, या उसका कुछ अलग से पैटर्न होगा? सर यहाँ पे जो बोला गया है, आप अगर नोटिफिकेशन जो सरकारी का जो ड्राफ्ट है वो अगर आपने देखा है तो उसमें लिखा हुआ है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा। तो वो एक्सेट्रा वाली कैटेगरी को सर इन लोगों ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है, और ये जैसा सवाल हमारे पास है ऐसा सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है। तो जैसे ही ऐसा कुछ अपडेट आएगा हम जरूर बच्चों को वो चीज भी डिलीवर करेंगे।
मतलब ओवरऑल मिला के हम ये कह सकते हैं केवल बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए अभी सीईटी है। इसके सर अलावा अभी फिलहाल जो सर है ना कि इन्हीं तीनों पर्टिकुलर विंग्स के ऊपर फोकस करके इन्हीं तीनों का नाम आया है सामने। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स का अभी उन लोगों ने नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। बट अंदर अंदर ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे प्राइवेट जॉब्स में भी सीईटी के बिना एंट्री नहीं होगी। तो वो प्रोपोज्ड प्लान है। तो अभी क्या है कि छोटे स्तर पे इन लोग इस चीज को करेंगे कि हाँ ये डिपार्टमेंट में पहले करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कर सकते हैं। अभी देखो दीपा क्या कह रही है, अगर हम सीईटी क्लियर कर ले और मेंस क्लियर नहीं हो पाया तो क्या हम दोबारा सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सीईटी दे रहे हो ना, आपका सीईटी का जो पेपर है वो आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड है। अब उस 3 साल तक अगर आपके स्कोर मैच करके, मान लो आपका जैसे नंबर आया 140, सीजीएल का वैकेंसी आया, उसमें बोला गया कि 130 से ऊपर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का वैकेंसी आया, उसमें बोला गया 128 से ऊपर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का आया, वहां बोला 134 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तीनों मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप तीनों एग्जाम देने जा सकते हो। ये है बेनिफिट। वेल मैंने इनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है सर। जिस दिन आपका हाँ योगेश पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर बैंक का जो मैं ये बोल मेंस रहा हूँ होगा ना, में टायर फर्स्ट। बेटा देख, हम लोग का जो है, हम लोग अभी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। नसीबा आप थोड़ा वेट कर लीजिए, योगेश का सवाल पूछ सुन ले हम लोग, फिर हम लोग आपका सवाल सुनेंगे। योगेश कंटिन्यू बेटा। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे सीएचएसएल में टायर 1 होके फिर जो टाइपिंग वगैरह जो होती थी वो होती थी, लेकिन सीईटी के बाद भी सीएचएसएल का अलग पेपर होया करे। ओके डन। विशाल सर मैं इनको क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। विशाल सर यू आर हियरिंग मी? यस सर बोलिए ना। योगेश जी आपका सवाल जो है ना कि सर हम लोग जो सीएचएसएल का प्रीलिम्स देते थे, उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, तो वो कौन लेगा? बेटा अभी कंप्लीटली मैं आपको बता दूं, एनआरए सीटी जो कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट करा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सभी संस्थाओं का एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। ओनली रिलायबल एंड ओनली बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी टेस्ट, केवल प्रीलिमिनरी टेस्ट कराएगा वो। मेंस कौन कराएगा? मेंस वही संस्था कराएगी, बैंकिंग ही कराएगी, रेलवे ही कराएगी। बस केवल प्रीलिम्स की जिम्मेदारी मिली है एनआरए। लेकिन सर सीएचएसएल में मेंस नहीं होता था। सर सीएचएसएल में मेंस नहीं होता था। सीएचएसएल में मैथ्स होता है बेटा, स्टेनोग्राफी में मैथ्स नहीं होता। नहीं मेंस नहीं होता सर। मेंस मैंने आपसे क्या कहा, सीईटी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट तो एसएससी ही कराएगा भाई। अब एक बात बताओ, अगर तुमको पैसा गिनने का ट्रेनिंग देना है, मैं वही बोल रहा था कि आराम से बोलो योगेश, कहीं नहीं सर मैं ये बोल रहा था कि जो एसएससी टायर 1 लेती थी। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे एसएससी टायर 1 लेती थी कि फिर हमें दोबारा देना पड़ेगा सीईटी के बाद टायर 1। नो टायर 1, आप देखो, आप लोग बात समझा नहीं। सीईटी का फंडा इतना देर से हम क्या कह रहे हैं कि जो हम लोग का प्रीलिम्स था, बस आप एक सिंपल सा वर्ड जान लो भैया कि प्रीलिम्स के बदले में आ गया सीईटी, और कुछ नहीं है। सिलेबस में थोड़े चेंजेस आएंगे, वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, और कुछ नहीं है। जब सीएचएसएल की वैकेंसी निकलेगी तो हम डायरेक्ट टाइपिंग देंगे उसके बाद। एग्जैक्टली सीईटी देने के बाद। एग्जैक्टली जी हाँ, सीईटी देने के बाद आप डायरेक्ट टाइपिंग दोगे। मतलब जैसे होता है ना बेटा कि हम लोग कोई एक फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो हम लोग का ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तो सेम वे में अगर आप किसी कैटेगरी वाइज एग्जाम देने जाओगे तो उसके लिए आपका सीईटी क्वालिफाई मैंडेटरी है। ये हो गया कहानी। अगर आप क्लास 10 पास नहीं करोगे तो आपको 11-12 में एडमिशन मिलेगा नहीं। अगर आप हायर सेकेंडरी पास नहीं करोगे तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। एक सेम वे में अगर आप सीईटी पास नहीं करोगे तो आपको किसी भी एग्जाम में मेंस देने का एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए हम लोगों को सीईटी देना पड़ेगा। डियर हेलो सर। बोलो बेटा। सर एम आई ऑडिबल? यस बेटा, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, मेरी क्वेरी है, जैसे आपने बताया 3 इयर्स के लिए ये जो स्कोर है वैलिड होगा,
हाँ जी, सपोज फर्स्ट ईयर उसमें जो एसएससी की जो कट ऑफ है सपोज 125 होती है, नेक्स्ट ईयर वेरिएट होकर ये ओवर 130 होती है, तो फिर किस हिसाब से इसको रेक्टिफाई किया जाएगा? अब देखिए बेटा, आपके पास ना ये मौका रहेगा कि आप उस एग्जाम को 3 बार दे सकते हो, ठीक है? तो आपने 3 बार एग्जाम दिया, एक बार आपका 110 आया, एक बार आपका 140 आया और एक बार आपका 120 आया। तो उन तीनों मार्क्स में जो आपका सबसे ऊपर वाला होगा, सबसे ज्यादा नंबर जिसपे मिले होंगे, आपका उस मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस में अगर आप एलिजिबल हो रहे हो तो फिर आपको बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए। नहीं सर, मैं सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सीटी का, सपोज मैंने वो दिया, मेरे 130 मार्क्स आए, अब उस आपने बताया है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का है जो ये 3 इयर्स के लिए वैलिड है। सपोज फर्स्ट ईयर में जो कट ऑफ जाती है मेरे 130 मार्क्स है, 125 है, नेक्स्ट ईयर ओवर 130 हो जाता है, सपोज 131 है, तो फिर स्क्रूटनी कैसे करेगी गवर्नमेंट, या फिर जो भी है रेक्टिफिकेशन किस टाइप से होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? उनका तरफ से ये होगा बेटा, उनके तरफ से ये होगा बेटा कि जैसे उन लोगों का जो कट ऑफ उन लोग रखे ना, अगर आपका मार्क्स उस कट ऑफ के ऊपर है तो आप उसमें अप्लाई करोगे या अपीयर होगे, अगर उससे नीचे है तो आप अपीयर नहीं हो पाओगे। तो दैट मींस ये फिक्स नहीं है कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर है तीनों साल के लिए वैलिड हो पाएगा, वैसे है वैलिड, लेकिन अगर एवरेज जो कट ऑफ है उसके नीचे आते तो वो नहीं हो पाएगा वैलिड। नहीं देखो, वो वैलिड किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, अभी जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिया सीजीएल का, ठीक है? अभी मान लीजिए कि एक और वैकेंसी आई सीएचएसएल की जहां पे मांगा 110 और मांगो एक वैकेंसी आया मान लो एसएससी सीपीओ का, वहां मांगा 111 115। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए आप वैलिड हो, भले वो आप आज दो या एक साल बाद नोटिफिकेशन आए, उसके लिए अब ये वैलिड है। बट सीजीएल में क्योंकि वहां पे लास्ट ईयर में जो आया था उससे ज्यादा आ गया, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये कहानी हो जाएगी। सर आई थिंक जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो शायद आप पॉइंट नहीं समझ, सॉरी टू से, लेकिन शायद आप नहीं समझ पाए। नहीं मैं फिर से कोशिश करूंगा योगेश, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, आप एक बार फिर से कहो। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज 2013 है, सपोज 2013 में एग्जाम हुआ, इसको मैंने गेन किया, जो सीईटी है उसमें मैंने मार्क्स गेन किए 125। अब जो सीजीएल है उसका जो कट ऑफ लेवल है वो 120 है। ओके 14 एंड 15, 13, 14 एंड 15 में मेरा लेवल जो स्कोर मैंने किया है वो वैलिड रहेगा। लेकिन सपोज 2014 में वो जो कट ऑफ है और दूसरे कैंडिडेट्स आए उन्होंने सीटी का एग्जाम दिया, लेकिन वो 140 हो गया, सपोज 140 हो गया, लेकिन मेरे मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 125 थे, तो जो मेरा स्कोर है अब वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा, या फिर उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर क्या होगा? सर मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं तब वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा बेटा, तब वो वैलिडेट नहीं होगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरा ये है, दैट मींस ये कंडीशन है कि 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर बिलो कट ऑफ आते तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर यही है ना? हाँ डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, और बताओ बेटा, और किसका क्या सवाल है? फिर तो सर ये होगा ना कि हर बार हम सीईटी देंगे तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली डियर। हेलो सर। हाँ बोलो सर। जैसे बहुत सारा ऐसा एग्जाम होता है सेंट्रल का, सिर्फ प्री एग्जाम होता है, फिर या फिर प्री होता है, फिर फिटनेस टेस्ट होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर ज्वाइनिंग। तो सर क्या उसमें सर ये जो एग्जाम है ना बेटा सीईटी, जितना भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता था, तो अगर वो प्री वाला एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता होगा, आप अगर किसी और एग्जाम की बात कर रहे हो, अगर वो एग्जाम ग्रुप डी का सर एक ही होता है ना? विशाल सर। हाँ सर। क्या आपके पास इस स्लाइड में कोई ब्लैंक स्लाइड है क्या? ब्लैंक स्लाइड? हाँ जी, हाँ है ना। एक बार जरा ब्लैंक साइड पे जाइए, मैं इन लोगों का क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर कर दूं, राहुल का या फिर जो रोहित ने अभी पूछा, जो योगेश पूछना चाहता है। एक ब्लैंक साइड जरा ओपन करिए सर। हाँ सर इस पे ऊपर लिखिए ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ओके देखो बेटा राहुल, आपका जो क्वेश्चन है ना कि कोई एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा होता है जहां पर एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हमें जॉब मिल जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा है दैट इज कॉल्ड द यूपीएससी लेवल, जो ए ग्रेड का भर्ती आपको करता है। उसके बाद आप बी ग्रेड और सी ग्रेड और डी ग्रेड में जाते हो। अब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस से रिलेटेड कोई पोस्ट निकला, तो उसमें एलिजिबिलिटी मांगा 12th पास होना चाहिए बच्चा, और उसकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल और 20 साल के बीच में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है सर, ग्रेड डी के नीचे जरा लिख दीजिए
वैकेंसी आई ग्रेड डी की, मान लो डिफेंस से रिलेटेड कोई वैकेंसी आई, 12th पास एज है उसमें, 12th सॉरी एजुकेशन 12th पास है, और एज जो है वो 8 to 20 है। तो बेटा राहुल, सबसे पहली बात, इसमें से वो लोग फिल्टर हो जाएंगे जो 20 साल के ऊपर हैं, ठीक है? जो 20 साल के ऊपर है वो नहीं दे पाएंगे, जो 12th पास किए हैं और 20 साल के हैं वही दे 18 से पाएंगे। 20 के बीच में ही लेंगे। हाँ, सिर्फ 20 वाले ही देंगे। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपने 2021 में इस एग्जाम को दिया, तो सरकार का मोटिव तो यही है ना यार, सरकार का मोटिव है कि जो वैकेंसी पहले 18 महीने में भर्ती होती थी, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बॉडी का इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी वैकेंसी को 18 महीने में फिलअप करना ही पड़ता है। आप यूपीएससी का देख लीजिएगा, यूपीएससी का वैकेंसी कभी डिले नहीं होता है, पीसीएस का डिले होता है, यूपीएससी का कभी नहीं होता है। स्टेट लेवल का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, पीसीएस हो गया, वो डिले हो सकता है, लेकिन यूपीएससी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि 18 महीने में पूरा रिक्रूट होके खत्म हो जाए, लेकिन होता क्या है, मेंस का पेपर देने गए, पेपर आउट हो गया, स्टे लग गया, अध्यक्ष बदल गए, बच्चों ने रिट लगा दिया, बच्चे हाई कोर्ट पहुंच गए, अब वो वैकेंसी 18 महीने में क्लियर नहीं हो रही है। इसीलिए तो सरकार ने एक सेगमेंट बना दिया। राहुल, आपका जो क्वेश्चन है, आपने अगर 2021 में, सर लिखिए जरा 2021, हाँ जी सर, 2021 में आपने पेपर दिया, ठीक है? तो 2021 में पेपर दिया तो सरकार का टारगेट है कि 18 महीने के अंदर अंदर इस वैकेंसी को भर देना। और कोई भी व्यक्ति अगर 18 और 20 साल के बीच में आ रहा है जो आपके साथ इस एग्जाम को देगा, तो भाई अगले साल तो हो सकता है ना 20 के बाद 21 हो जाए तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपको इस 2021 वाली वैकेंसी में ना, एक सीईटी आपने दिया, पास कर गए, उसके बाद अब आपको संस्था बुलाएगी, वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसने पोस्ट निकाला है वो आपको बुलाएगा, वो आपका फिजिकल टेस्ट लेगा, वो आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा, उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके वो आपको वैकेंसी क्लियर कर देगा। वो संस्था की जिम्मेदारी है। अब एनआरए का इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गया, ठीक है? ग्रेड सी की वैकेंसी आई, आपने एसएससी में देखा होगा, ग्रेड बी ग्रेड सी दोनों वैकेंसी होती है। ग्रेड सी की कोई वैकेंसी आई, अब सर जरा ग्रेड बी में लिख दीजिए एक बार, सीजीएल एक्साइज इंस्पेक्टर, सीजीएल एक्साइज इंस्पेक्टर। आपको क्या लगता है बेटा, केवल एक सीईटी का एग्जाम देने के बाद आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे? जी नहीं, गलतफहमी मत पालिए। ग्रेड बी गेस्टेड ऑफिसर आप बनने जा रहे हो। ये डी वाला जो होता है, ग्रेड डी वाला, ये गेस्टेड ऑफिसर नहीं होगा, ग्रेड बी वाला गेस्टेड ऑफिसर होगा। तो इसके लिए पहले सीईटी कंडक्ट होगा। सीईटी में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है नंबर, तो संस्था आपको बुलाएगी मेंस देने के लिए। मेंस के बाद फिर उसके बाद एक कट ऑफ बनेगा, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, एक कट ऑफ बनेगा। उस कट ऑफ के बेस पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा, नहीं एलिजिबल है तो आपको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिलेगा, नहीं एलिजिबल है तो फिर आपको सीपीओ एसआई मिलेगा, नहीं एलिजिबल है तो फिर आपको सीबीआई इंस्पेक्टर मिल जाएगा। मतलब अलग अलग विंग्स बना दी जाएंगे। अभी एक एग्जाम होगा, दैट इज सीईटी। और इस सीईटी का सिलेबस मैं आपको बता दूं, अभी ना गवर्नमेंट ने ओपन किया है कि ये 100 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, कुछ नहीं कहा है गवर्नमेंट ने। लेकिन इतना याद रखिएगा, गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चा बैंकिंग में फेल होता है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सिलेबस और बैंकिंग का सिलेबस और रेलवे का सिलेबस, जैसे देखो रेलवे का एग्जाम तुम देने जाते हो तो तुमको वहां पर रीजनिंग की बात अगर हम करें तो नॉन वर्बल चित्रों वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। अब बैंकिंग वालों में तो चित्रों वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। एसएससी में आते हैं तो वो 5-6 आते हैं केवल, और रेलवे में इसका धुआंधार रहता है। मतलब अगर 35, कभी कभी तो साइको टेस्ट होता है बेटा, 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे आते हैं नॉन वर्बल। तो आप बताइए कि रेलवे के बच्चे को, एसएससी के बच्चे को और बैंकिंग के बच्चे को, और ये जो राहुल ने क्वेश्चन पूछा कि कोई ऐसी भर्ती जिसमें एक एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इन सबको एक साथ बैठाकर सिर्फ एक एग्जाम ले रहा, उसके बाद फिर तुम अलग अलग हो जाओगे, सब अलग अलग बिखर जाओगे। फिर एसएससी की संस्था मेंस लेगी, बैंकिंग की संस्था आपका मेंस लेगी, रेलवे मिनिस्ट्री की संस्था आपकी मेंस लेगी, उसके बाद आपका कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। सिर्फ सीईटी को इसलिए लाया गया है ताकि आप मल्टीपल फॉर्म भरने से बच सको, आपका पैसा वेस्ट ना हो,
आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना निकलना पड़े। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके फायदे के लिए, आपके फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हुए बस इस सीईटी को लाया गया है। सीईटी का और कोई ज्यादा बहुत विशेष महत्व नहीं है, इसको इतना फोकस में मत रखो। दूसरी बात, सर क्या आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, सर्कल, ठीक है। अभी इसके बारे में जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक सिलेबस तो तुमको इस भारत का कोई इंसान नहीं बता सकता है एक्सेप्ट टू द एनआरए, ठीक है। तो अभी सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। अभी आप बैंकिंग वाले, एसएससी वाले और रेलवे वाले तीनों एकदम आपस में क्लब हो जाओ और इधर उधर का सारा सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2021 से अगर वैकेंसी सीईटी के बेस पर हुआ तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि गवर्नमेंट को 2024 में फिर से बेटा चुनाव लड़ना है और ये सीईटी कंप्लीटली आपका फायदेमंद रहेगा, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट को क्लियर करेगा, ठीक। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर हाँ राहुल। सर आप बोले ना सर, विशाल सर बोले बोलो। कि सर क्लास 10 के लिए अलग होगा, क्लास 12 के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन। सर मान लीजिए जो ग्रेजुएट किया है, जो ग्रेजुएट किया सर, वो 10 का भी दे सकता है, वो 12 का भी दे सकता है, वो ग्रेजुएट का भी दे सकता है। ऐसी बात है, अगर मतलब कभी ये क्वेश्चन तुमने मैथ्स में नहीं पढ़ा है कि दोस कैंडिडेट हु स्कोर द 50% मार्क्स, तो कैंडिडेट ने 50% मार्क्स स्कोर किया है वही फॉर्म भरेगा। तो मैंने 70% स्कोर किया है तो गुनाह कर दिया मैंने, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा? बिल्कुल भरूंगा। उसने ग्रेजुएशन किया है, 3 साल अपना वेस्ट किया है, तुम अभी 12वीं पास की हो तो क्यों नहीं फॉर्म भरेगा भाई? बिल्कुल भरेगा। तुम उसके रोक के दिखा दो, बिल्कुल भरेगा। सरकार नहीं रोक सकती उसको, तुम नहीं रोक सकते उसको, हम नहीं रोक सकते उसको, वो भरेगा ही भरेगा। बिल्कुल। और देखिए सर, इसमें ना एक और चीज जो सुनने में आ रहा है, अभी तक हम श्योर नहीं है, बट हमको ये चीज सुनने में आ रहा है कि जैसे एक बच्चा कोई क्वालिफाई किया, उसका नंबर बहुत अच्छा है, तो वो सर काफी सारे मेंस के एग्जाम्स को दे सकता है। अब मान लीजिए कि जैसे आपका एक नंबर आया बहुत बढ़िया, आपने 100 में से 95 नंबर लाया, आप बैंकिंग भी क्लियर कर लिए, मेंस, एसएससी भी कर लिए, रेलवे भी कर लिए, आपने तीनों क्वालिफाई कर लिया। अब आप इंसान हो, भगवान तो हो नहीं। बेटा एक सेकंड बता रहा जी, बस सुन ले। अगर मान लीजिए आपने तीनों एग्जाम क्वालिफाई किया, आप तीनों जगह तो भर्ती लोगे नहीं, आप किसी एक जगह पे ही जाओगे। तो बाकी दोनों जगह के लिए जो सुनने में आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम जो बैंकिंग में होता था, वो वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम इन लोग वापस से शुरू करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ये स्टार्ट होना ही होना है। कैंडिडेट एक बार सीईटी निकालने के बाद अगर मेंस निकाल लिया तो उसका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा, उसको फिर से चक्कर लगा के खड़े नहीं होना है, ठीक है। फायदा ही तो है भाई तुम्हारे लिए पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। घाटे की बात अगर करोगे सर कि घाटा कहाँ पे है, तो बस मैं इतना बता दे रहा हूँ, घाटा सिर्फ एक जगह है। पेपर का पैटर्न किस बेस पर बनेगा, हो सकता है ऐसा बेस बन जाए कि आप सीईटी ही ना निकाल पाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा बेस बन जाए कि आप सीईटी ही ना निकाल पाओ, और अगर आप सीईटी नहीं निकाल पाए तो फिर आगे आप कहां से किसी भी एजेंसी का, किसका भरोगे? एसएससी का, रेलवे का? वैकेंसी का चांस ही नहीं मिलेगा। एक ही पेपर होना है सीईटी, बस उसको निकालो। वो नहीं निकाल पाए, खत्म। ये तो यूपीएससी मॉडल हो गया, आप जरा ध्यान दीजिए इसको। ये संघ लोक सेवा आयोग का मॉडल अपनाया जा रहा है भाई। एक प्रीलिम्स होगा, सिर्फ एक प्रीलिम्स। वो आईएएस भी देगा, आईपीएस भी देगा, आईआरएफ भी देगा, सब एक प्रीलिम्स देगा केवल। एसडीएम भी उसी से बनेगा, डिप्टी जनरल कमिश्नर भी उसी से बनेगा, ठीक है। उसी से फिर सेक्रेटरीट लेवल भी जाएगा। एक प्रीलिम्स, तो वो प्रीलिम्स तो कठिन होगा ही ना। भारत का कैलकुलेशन कर लेना कि जितने यंगस्टर हैं, सारे यंगस्टर जब फॉर्म भरते हैं, रिजल्ट कितना निकलता है, जरा एक बार पूछना तो, रिजल्ट कितना निकलता है। गली गली नुक्कड़ में आपको पता है कि रिजल्ट का कितना डाउन ग्रेड रिजल्ट जाता है यूपीएससी का, कि पता चलता है कि एक इलाके में शायद एक बच्चा पास हुआ है, दूर दराज में, है ना। तो हो सकता है कि ये मॉडल लेकर गवर्नमेंट, सरकार, मोदी गवर्नमेंट इसमें आ रही है, तो हो सकता है आपको इसके लिए और एक टफ कंपटीशन माहौल देना पड़ेगा। जैसे शुभम ने सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था चैट बॉक्स में कि सर ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग ही है। नहीं बेटा, ब्लेसिंग नहीं है। अगर इसका लेवल बहुत अच्छा बना दिया गया तो एक तरीके से आपके लिए कर्ज होगा, क्योंकि आप सीईटी जब क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप कोई मेंस ही नहीं दे सकते, आप तो ब्लैंक बैठ गए। फिर उसका मतलब पहले क्या होता था कि सीजीएल का प्री दिया, नहीं हुआ, फेल हो गए, तो हम सीएचएसएल दे दिए, सीपीओएसआई दे दिए। नहीं, सीईटी दे दिए, फेल हो गए, तो फिर से लाइन पे लग जाओ आप। तो कोशिश करो कि पहले एग्जाम में कंप्लीटली निकलने की कोशिश करो। सीईटी में सिलेबस क्या है, कितने नंबर का होगा,
अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है। जैसे ही जानकारी आएगी सेम डेट सेम डे पर आपको तुरंत इसके बारे में एक मीटिंग अरेंज करके फिर बता दिया जाएगा। कंटिन्यू विशाल सर। हाँ नसीबा क्या पूछ रहा था बेटा, बोलो। नसीबा कहाँ गए आप बेटा, कुछ पूछ रहे थे, गायब हो गई। बोलिए बच्चा, और किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक कैंडिडेट है, वो विडो है, तो जब वो प्री का फिलअप करती है तो वहाँ पर वो दिखाता है, वहाँ पे डाइवोर्सी है, विडो है, जनरल है, या ओबीसी है, या एससी है। तो सर वो पूछ रहा, उसका क्वेश्चन था कि वो कर पाएगी। बेटा तो देखो, ऐसे जो केसेस है ना, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया या विडो वाला केसेस हो गया, तो इनके लिए वहां पे अलग से नोटिफिकेशन रहेगा। और जहां तक हमको उम्मीद है, देखो अभी तो हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते, कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, बिकॉज जितना कंटेंट आया है उसी के बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेशक वहां पे उनके लिए भी कोई ना कोई जगह बना रहेगा कि वो भी उस एग्जाम को अपीयर कर पाए, वो जगह ठीक है बिल्कुल सर। बना है। बैंक, क्योंकि बैंक वाला का जो रिलैक्सेशन है वो लोग 9 साल का देता है रिलैक्सेशन उन लोग को, तो इसलिए वो पूछ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो विशाल वैसा। सर एक मिनट माफ करिएगा। हाँ। बेटा अंजलि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। गवर्नमेंट ने सिर्फ सीईटी लाया है, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी के जो रिलैक्सेशन मिलते थे, हैंडीकैप को जो रिलैक्सेशन मिलते थे, विडो को जो रिलैक्सेशन मिलते थे, उन रिलैक्सेशन को कहीं से कोई काट छांट नहीं की गई है। वो सारे रिलैक्सेशन सीईटी पर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। सर जैसे हम लोग क्लर्क का फॉर्म फिलअप करते थे ना, तो उन लोग को भी दिखाता था कि विडो है, डाइवोर्सी है बैंक का, जब हम लोग फिलअप करते थे। तो सर जब सीईटी करेंगे तो क्या वहां भी ऑप्शन रहेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। आप एक फॉर्म भरने जा रहे हो, आपको एज पूछेगा, आपका कास्ट पूछेगा, उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन काउंट करेगा। आप विडो हो उस पर रिलैक्सेशन देगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो उस पर रिलैक्सेशन देगा। भाई सब जगह देखो, एससी वाले और एसटी वाले आज तक तो किसी रेलवे का टिकट करा के एग्जाम देने गए नहीं, क्योंकि रेलवे उनको पास मुहैया करा देता है। तो ये पास अभी भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सीईटी आने के बाद आपका पास कट गया, अभी भी पास मिलेगा। एससी एसटी ओबीसी को जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी बेटा। डिवोर्सी हैंडीकैप जितने हैं उनको जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी बेटा। सिर्फ एग्जाम का एक पैटर्न चेंज किया गया है, दैट्स नेम इज सीईटी, नथिंग एल्स। और कोई भौकाल है ही नहीं इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। और बताइए बेटा, और किसी का कोई सवाल? देखो कभी भी सेशन में 28-29 लोग हो, किसी को कुछ पूछना है बेटा तो बताइए। देखिए अपॉर्चुनिटी है, मैथ्स विशाल सर और मैं रीजनिंग गौतम सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं एकदम बेधड़क पूछिए, मत सोचिए कि आप पहली बार आए हैं तो कोई हंसेगा या हम हंसेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपके दिल में जो भी ख्याल में क्वेश्चन, जैसे अंजलि ने पूछा बेबाक होकर ये क्वेश्चन, आप भी बेबाक होकर जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 3 साल तक हमारा स्कोर वैलिड है, तो अगर नेक्स्ट ईयर स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ वो 3 साल वैलिड होने का। देखो दीपा, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों को सबसे पहला बात सीईटी के बारे में बोला गया है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कि जब तक आपका एज है, जैसे मान लो उस जॉब के लिए आपका एज लिमिट है 28 साल और आप अभी 24 साल के हो, तो 24 साल के हो, 28 साल होने में भी 4 साल बाकी है। 4 साल में अगर हर 6-6 महीने पे आप सीईटी दो तो 8 सीईटी एग्जाम्स होते हैं। अब एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने 2021 में दिया, आपका आया 120, 2022 में दिया, आपका आया 125, आपने 2023 में दिया, आपका आया 2023 में दिया, आपका आया मान लो 140, 2024 में दिया, आपका आया मान लो 138। तो जब आपका ये देखा जाएगा ना, क्या कहते हैं, जब आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, इन दैट केस क्या होगा कि उस साल से 3 साल पीछे तक जाएंगे और उन तीनों साल में जो आपका सबसे बेस्ट वाला स्कोर होगा, आपका वही वाला स्कोर कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर एग्जाम देता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अभी मेरा जितना नंबर आया, अगर मेरे पास मौका है, हम कोशिश नहीं करेंगे कि उसमें और ज्यादा नंबर स्कोर करने का। तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट उसको देते जाइए,
जिस टाइम एग्जाम निकलेगा उससे 3 साल पहले तक अगर आपने सीईटी अपीयर किया है तो लास्ट के जो 3 एग्जाम्स होंगे उनका जो टॉप होगा उस स्कोर को लेकर के आपका एग्जामिनेशन पे आपको कंसिडर किया जाएगा। ये है कहानी। ओके सर। ठीक है, सर और मेरा कोई एक सवाल बेटा? क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि एसएससी जीडी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है 10th लेवल पे, तो उसका क्या होता है सर कि मतलब बाद में एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में रनिंग ये सारा कुछ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये देना पड़ता है। तो सर जैसे कि मान लीजिए कि पहले ही इतने क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स अगर उसमें चले जाएंगे और आर्म फोर्सेस में ज़रूरत होती है सर फिजिकल फिटनेस की, और क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स जाने के बाद सर और वहाँ पे पहुँचने के बाद जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं वो फिजिकल फिट हों, तो इस तरह से सर, और क्योंकि इन सभी चीज़ों में ये 10th लेवल पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, तो सर इसमें तो सीट ब्लैंक ही रह जाएंगे तब तो सर। नहीं, अब जैसे मान लीजिए 10th के लेवल पे जब सीट निकलती है तो जो बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे सीईटी नहीं देंगे क्या? वो बच्चे भी सीईटी देंगे। और जैसा लेवल या जैसा पेपर का पैटर्न या जैसा कट ऑफ रखा जाएगा ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, क्वाइट ऑब्वियस है वो लेवल तो क्लास 10 के लिए नहीं रहेगा। तो जो बच्चा नॉर्मल एग्जाम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जैसे आगे जाता था वो इसको भी क्वालिफाई करके आगे जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम बस बोले ना, बस नाम बदला जा रहा है, काम वही रहेगा, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा और ऐसा चेंजेस किया जाएगा जिससे कि सारे कैटेगरी के बच्चों को ऐसा ना लगे कि किसी के साथ नाइंसाफी हुआ है, सबको बराबर हक मिलेगा। सर एक मिनट, आई एम सॉरी, अभी जो बच्चा क्वेश्चन पूछा है उसको मैं आंसर एक चीज दे दूं। बेटा जो बच्चा 10th पास करके जीडी की भर्ती देता है ना, उसके दिमाग में फीड रहता है कि मुझे रेस मारना है, ठीक है। और जो बच्चा एक बार ग्रेजुएशन कर लिया ना, उसके दिमाग में फीड नहीं रहता है कि मैं रेस मार पाऊंगा। सबसे पहली बात, आपने कहा सर बहुत एफिशिएंट लड़के आ जाएंगे ग्रेजुएशन वाले तो हम लोग निकल जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं बेटा, 10th लेवल का अगर जीडी का भर्ती कर रहा है गवर्नमेंट तो उसमें मैक्सिमम जो जा सकता है वो 12th लेवल वाला ही जाएगा। ग्रेजुएशन वाला जाने से कोई फायदा ही नहीं है उसके अंदर। यार अब अगर आप हमसे अभी कहोगे कि सर आर्मी की भर्ती निकली है, दौड़ के दिखाओ, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम 5.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाएंगे? है मेरे टांगों में इतना कुवत? नहीं ना। तो परेशान क्यों हो रहे हो? तुम दौड़ सकते हो, तुम 10th पास हो, तुम 12th लेवल के हो, तभी दौड़ पाओगे। ग्रेजुएशन वाला नहीं दौड़ पाता यार, मुझसे पूछो ना, सीपीओ एसआई में 3 बार फेल हुए फिजिकल में। तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम्हारा एग्जाम बहुत लो लेवल का होगा, उसमें ग्रेजुएशन वाला बैठेगा, अगर वो पास होगा तो हाँ तुम्हारा सीट काट सकता है, वो एक बार तुम्हारा सीट काट सकता है, लेकिन इससे वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैकेंसी फिर ब्लैंक हो जाएगी तो फिर तुम्हें मौका मिल जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम देने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर पूछिए पूछिए बेटा पूछिए। हाँ सर, मान लीजिए कि किसी एग्जाम में मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल दिया हुआ है, अगर वो बच्चा 27 प्लस में सीईटी निकाल रहा है तो उसको तो एक ही बार मौका मिलेगा ना? 27 प्लस में अगर निकाल रहा है तो मैं आंसर देता हूं सर। बेटा एक वैकेंसी निकलती है यूपीएसआई की, ठीक है, और एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि 2011 में वैकेंसी निकली थी, तब एक लड़का था 30 साल का, ठीक है, उसने फॉर्म भरा, उसने प्रीलिम्स निकाला, उसने मेंस दिया, ठीक, 38 साल में जाकर उसको नौकरी मिली है। तो अब क्या वो 30 साल में फॉर्म अगर भर दिया था, एग्जाम निकाल लिया है, तो उसको इसलिए हटा दिया जाएगा कि वो 38 साल का अब हो चुका है? जिस समय वैकेंसी निकली है उस समय तुम एज में हो, दैट्स इनफ। उस समय तुमने पास किया है तो यू आर वैलिड फॉर 3 ईयर्स, उसमें कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आपने वैकेंसी क्लियर किया है, आप 3 साल तक अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, सीईटी निकाल लिया, 3 साल तक अब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुद्दा यहां पर यह आएगा कि सीईटी निकालने के बाद आप मेंस में भी तो बैठोगे, तो जो मेंस का कैंडिडेट होगा, जो संस्था मेंस की होगी, वो तो आपसे पूछेगी ना कि भाई अब आपकी एज कितनी है। तो वहां पर जब आप अपने एज का उल्लेख करोगे कि आई एम 28 ईयर्स ओल्ड नाउ, तो वो संस्था आपको मना कर सकती है कि अब शायद आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, राइट।
सीईटी निकालते समय आपकी एज अगर है तो वो वैलिड 3 साल तक के लिए है, लेकिन संस्था के ऊपर डिपेंड है। एसएससी हो सकता है आपको रिलैक्सेशन देके अपने यहाँ वैकेंसी क्लियर करेगी, रेलवे भी कर सकती है, बैंकिंग भी कर सकती है, ठीक है। तो आप जिस डेट पर एलिजिबल हो आप एग्जाम दे सकते हो, वो वैलिड 3 साल तक है तो वो वैलिड 3 साल तक रहेगा, ठीक है सर। और कोई सवाल बेटा आप लोगों का? सर जैसा कि अभी सर जैसा हेलो हाँ बोलो सर बोलो। सर जैसा कि अभी करंट में चल रहा है कि एसएससी की वैकेंसी निकलती है और लेट हो जाती है, उसके बाद से फिर सर इसमें भी तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स को कंबाइन करके किया जा रहा है, तो सर इसमें भी स्टूडेंट्स लीगल नोटिस भेज सकते हैं, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें भी तो डिले होने की समस्या हो सकती है सर। देखो बलेंदु, इसमें कहानी ये है ना कि ये जो डिले हो रहा था, ये जो धांधली चल रहा था, ये जो स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उस प्रॉब्लम के निवारण के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में सीईटी को लाया गया है। तो सीईटी को जब एक कोई चीज नया लाया जा रहा है तो पहले ही टाइम से तो उसमें वो लोग डीले वगैरह करेंगे नहीं ना। अब मान लो कि ये सीईटी एग्जाम करवाने के लिए कोई अगर वेंडर बनेगा, सपोज कर लो कि कोई आपको एक बिजनेस करना है, ठीक है, आपको अपने घर को पेंट करवाना है, पहली बार आपने किसी इंसान को हायर किया कि हाँ भैया मेरा घर पेंट कर दो, तो वो क्या करेगा, पहली बार जब आपसे काम लिया है वो, तो पहले बार में क्या करेगा, एक दिन काम करेगा, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फोन नहीं उठाएगा, फिर चौथा दिन आएगा, ऐसे करके करेगा कि वो कोशिश करेगा कि अपना बेस्ट सर्विस दे आपको। आप ही बताइए क्या कोशिश करेगा, उसका इंटेंशन क्या रहेगा? यस सर गॉट इट। पर अगर स्टूडेंट्स इसमें भी स्टे लगा दें कोर्ट में जाके, ये सारी चीजें तो इसमें भी हो सकती हैं सर। बेटा मैं आपको इसका जवाब दे दूं, ज्यादातर वैकेंसियां जो कोर्ट के चक्कर में फंसती है ना वो स्टेट लेवल की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत कम होती है। एक 17 का आप रेयर ऑफ द रेयर छोड़ दीजिए, ठीक है, तो 17 का वैकेंसी कोर्ट में नहीं गया है। यस सर। जितने मैक्सिमम रिट पड़ते हैं और जितने मैक्सिमम कोर्ट में ये जाता है, जितनी भी वैकेंसीज कोर्ट तक पहुंचती हैं, जिनका दाखिला कोर्ट में होता है, वो ज्यादातर वैकेंसी स्टेट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है। और मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल बॉडी है एनआरए भाई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंट्रल बॉडी है। तुम कहां जाओगे, हाई सुप्रीम कोर्ट जाओगे अपील लेकर? घर से बाहर बिना मास्क के निकल नहीं सकते, 2 डंडा पड़ रहा है तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे? इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तमिलनाडु में एक गांव में रहने वाला छोटा सा लड़का 12वीं पास, वो अपनी वैकेंसी क्लियर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नॉट पॉसिबल ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां बहुत कम फंसती हैं कोर्ट में, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा फंसती है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी वैकेंसी अभी खुद ही लेगा ना, उसके लिए कहां आया है सीईटी? उसके लिए तो आने की बात चल रही है ना। गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा समझदार है बेटा, हमसे ज्यादा समझदार है, इसीलिए तो वो स्टेट लेवल को भी लाया नहीं, क्योंकि उसको पता है एक पुलिस की वैकेंसी निकालेगा, कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में 10 साल वो लटका रहेगा, बच्चा जवान से वयस्क और वयस्क से बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, बहुत एग्जाम देखे हैं हमने। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये स्टेट लेवल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जल्दी नहीं फंसती है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे बोला गया है कि अभी तक जो वैकेंसीज निकले हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, आने वाले टाइम में होगा। तो सर एनटीपीसी के लिए क्या होगा सर, रेलवे के एनटीपीसी के लिए? नॉर्मल जैसे एग्जाम होने का था वैसे ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा होना था वैसे पीयूष गोयल तो मिला के मिठाई खिलाएंगे। एनटीपीसी होगी सर? ये बात है सर, होगी या नहीं होगी? 2020 के पहले का सौरभ जितना वैकेंसी था वो वैकेंसी वैसे ही चलेगा, ठीक है। देखो ना, कई बच्चे ऐसे थे कि अभी मैं आपको बता दूं, एक बच्चा फॉर्म भरा था एनटीपीसी का, शादी हो गया और अभी 2 महीने पहले उसको एक लड़का हुआ है, तो हमसे कह रहा था सर मिठाई खा लो। मैंने कहा किस चीज का? कहा सर एनटीपीसी की भर्ती तो नहीं हुई, हम बाप बन गए हैं। तो जो 2020 के पहले की वैकेंसी वो चलती रहेगी बेटा अपने ढर्रे पर। ये 2021 के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी को थोड़ा समझो यार। सर वही बोला कि 2000 अब आने वाले टाइम में सब सीईटी होगा 2021 के लिए। 2021 ऑनवर्ड्स जितने पेपर होंगे सब सीईटी बेस होंगे। सब 2021 में कहानी है, उसके पहले कुछ नहीं है। इसीलिए तो बोल रहे हैं जितना मेहनत किया है पूरा मेहनत अपना लगा दो और 2020 के अंदर ही एग्जाम जो हो उसको क्वालिफाई करके आप छुट्टी पालो। नहीं तो क्या सिलेबस होगा, अभी सारा कुछ सस्पेंस में रखा गया है। बोलो ना, खाली ट्रेलर आ गया,
कि मूवी आ रहा है। अब मूवी थ्रिलर है कि कॉमेडी है कि एक्शन है, क्या है, किसी को नहीं पता। तो इसी के लिए वो मूवी आने के पहले जो चल रहा है भाई, वेब सीरीज देख के काम चला लो जल्दी से। क्या तो मानना है ना कि ये जो मूवी आ रही है बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली होगी। मुझे तो सोच सोच के हंसी आती है कि बैंकिंग, एसएससी और रेलवे का बच्चा जब आपस में मिलेगा कहीं लाठीचार्ज ना हो जाए। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ये एक ब्लेसिंग की तरह ही चलेगा इनके साथ। कोई नया ट्रांजिशन जब आता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तब हुआ था कि क्लास 9-10 का सिलेबस में कुछ चेंज आया, या 11-12 में कुछ चेंज आया, या कॉलेज के एग्जाम्स में चेंज आया, तो हम लोग भी बहुत बखेड़ा खड़ा करते थे, अरे यार ये क्या कर दिया, हम लोग ही बदनसीब है ये वो। बट हमेशा याद रखना, चेंज जो है, मौसम, चीज जो बदलना है भाई, बदलता तो मौसम भी है। तो ये एग्जाम का पैटर्न बदला तो कोई भी चीज बदलता है तो वो और बेहतर की तरफ जाता है, बुरा नहीं होता है। हम लोग सर एक चीज इन लोग को और नॉलेज में दे दे, देखो भाई सीईटी हो गया है, अपने डिस्ट्रिक्ट में पेपर होगा, ठीक, तो जितने स्कूल वाले और कॉलेज वाले हैं ना, उनसे व्यवहार बनाना सीखो। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा लड़ाई भी आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे युद्ध नहीं जीता जाता है, 10 शस्त्र लेकर योद्धा निकलता है मैदान में। और जो कहते हैं ना कि हमारे 2 हाथ काफी हैं, कटवा के वापस लौटाते हैं। भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छा खासा थोड़ा यूनिवर्सिटी से और थोड़ा स्कूल में परिचय है, तो वहां पर अगर किसी बच्चे का हुआ तो कल्याणकारी होगा, पास करवाएंगे, और क्या, ठीक है। गवर्नमेंट को इससे प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा। इस बात को सीरियसली नहीं, बस मजाक में लीजिए सर, मस्ती कर रहे हैं। तुम लोग अपना पूरा फोकस लगाओ कि हाँ भाई जो भी होगा। अब एक बात सुना, तुम जब पैदा हुआ था तुमको थोड़ी पता था कि मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीएस का इतना इतना याद करना है, नहीं पता था ना। जब समय आया, सब कोई पूरा दुनिया कर रहा है, आप लोग करना शुरू किया कि नहीं? तो ये भी होगा बेटा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी हर कदम हम लोग आपके साथ है, उसके लिए कोई परेशान नहीं हो, ठीक है। बस अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो। अलग रहेगा क्या बेटा? एसबीआई का जो एग्जाम होता है वो इससे अलग रहेगा? ना 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 ना, सब सीईटी के बेसिस पे होगा। 21 से जो भी एग्जाम आएगा सब सीईटी के बेसिस पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग का सवाल जवाब सबका कंप्लीट हो गया है, या आप लोग को अभी भी कुछ पूछना है बेटा? बताइए। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मुझे गौतम सर से पूछना है। वो जो अनअकैडमी पर लाइव रीजनिंग क्लास चलाते हैं वो कब से चलाएंगे? बेटा गौतम सर तो आप ये देखो ना, गौतम सर तो अभी यहाँ क्लास चला रहे हैं जूम ऐप पे। 17 अगस्त से बैच शुरू हुआ है। गौतम सर से पढ़ना है तो आप आ जाइए इस बैच में, नीचे दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके। सबको जानकारी दे दूं कि हम ऑनलाइन आ चुके हैं और हम सुबह, दोपहर और रात को 3 बैचेस पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, आपके लिए, आप जैसे स्टूडेंटों के लिए। सिंपल सा एक फंक्शन है, आपको जूम ऐप डाउनलोड करना है, मीटिंग आईडी और पासवर्ड डे टू डे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक स्टूडेंटों का ग्रुप है जिसमें भेज दिया जाता है, लॉगिन करते हैं। ऐप से कनेक्टिविटी इसलिए अच्छी रहती है क्योंकि जूम ऐप को चलाने के लिए बहुत ज्यादा हाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है, लो स्पीड में भी जूम चल जाता है, ठीक है। और बाकी जो बड़े बड़े ऐप होते हैं या ये फिर होते हैं, साथ दीजिए, आगे प्रोग्रेस हमारा होगा तो आपका भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। तो बेटा आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो को हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गणित तंत्र पे भी डाल देंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है, आप लोग उस कमेंट पे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम लोगों को नहीं समझ में आया या कुछ डाउट है, तो हम लोग आपको कमेंट में भी जवाब दे देंगे। ठीक है बेटा? तो आज विदा लेते हैं आप लोगों से। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से इंटरेक्ट करके बहुत मजा आया। मिलते हैं हम लोग फिर रात को 9 बजे अपनी क्लास में। जो बच्चे पढ़ते हैं 9 बजे आ जाओ बेटा।